नमस्कार। आज हम कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले मैं कुछ उसकी थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता हूं कि संविधान में राष्ट्रपति का जो पद क्रम है वो सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति का पद क्रम संविधान के अनुसार सबसे ऊपर होता है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रथम नागरिक होता है। ये कुछ जानकारियां हैं जो आपको मैं देता हूं। भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है, देश का मुखिया होता है तथा कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। नाम मात्र की कार्यपालिका का मुखिया संवैधानिक प्रधान होता है। भारतीय राष्ट्रपति की जो तुलना है की जाती है। राष्ट्रपति किसी सदन जैसे राज्यसभा, लोकसभा जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे उनका सदस्य नहीं होता है, बल्कि राष्ट्रपति जो है वो संविधान संसद का एक अंग होता है। और संविधान के 3 अंग होते हैं जिनके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। राष्ट्रपति है, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो ये राष्ट्रपति की कुछ विशेषताएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि संविधान राष्ट्रपति को सर्वोच्च बताता है। जो पद क्रम है संविधान के अनुसार उन पद क्रमों में राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च होता है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। संसद का एक अंग विशेष होता है। तो अब अपन इस प्रकार की जो राष्ट्रपति की विशेषताएं हैं, ये राष्ट्रपति की विशेषताएं हमें कहां से मिली इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति, अब संविधान का हमने नाम लिया, हमने यहां पर संविधान का नाम लिया कि संविधान के अनुसार जो पद क्रम दिए गए हैं उस पद क्रम के अंदर राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है। तो ये जो पद क्रम है वो संविधान के अनुसार दिया गया है। तो संविधान में हमारे राष्ट्रपति की जानकारी हमें कहां से मिलती है? राष्ट्रपति की जानकारी हमें मिलती है संविधान के अनुच्छेद 52 से। हमने पढ़ा कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका की जो जानकारी है वो हमें संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक मिलती है। तो उसमें सबसे पहले अनुच्छेद 52 को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो अनुच्छेद 52 में लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो अनुच्छेद 52 हमें ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बस अनुच्छेद 52 से हमें सिर्फ इतनी ही जानकारी प्राप्त करनी है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बात किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद है 52। अब अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अब यहां पहले देखो कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस बात से स्पष्ट हो गया कि पूरे भारत के अंदर एक ही राष्ट्रपति होगा। 2, 4, 3, 5 नहीं होंगे, बल्कि कितने राष्ट्रपति होंगे? एक राष्ट्रपति होगा। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? अनुच्छेद 52 से। सॉरी। अब आता है अनुच्छेद 53। अब अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की समस्त कार्यपालिका, भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। तो राष्ट्रपति जो भारत का होगा अनुच्छेद 52 के अनुसार, वो राष्ट्रपति जब बन जाएगा तो भारत की जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका की सारी शक्तियां किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास होगी। और उस शक्ति का इस्तेमाल, इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति खुद या अपने अधीनस्थ
अधीनस्थों से करवाएगा। तो अनुच्छेद 53 क्या कहता है? अनुच्छेद 53 कहता है कि भारत की जो कार्यपालिका शक्तियां हैं वो सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में होगी। राष्ट्रपति उन शक्तियों का प्रयोग खुद करेगा और अगर वो खुद नहीं कर पाता है तो वो अपने अधीनस्थों से इन शक्तियों का पालन करवाएगा। अब ये शक्तियां, अधीनस्थ कौन है, इनके बारे में अपन पीछे पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है। राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, महान्यायवादी है और सरकारी कर्मचारी है। तो ये सारे के सारे मिलकर के कार्यपालिका की शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे और करवाएगा कौन? राष्ट्रपति करवाएगा। ये हो गया अनुच्छेद 53। तो कार्यपालिका की सारी शक्तियां राष्ट्रपति में है, ये जानकारी हमें मिलती है भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 से। अब आता है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 जो है वो हमें कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में है और ये जानकारी जो है वो हमारे संविधान में ली गई है आयरलैंड। आयरलैंड से। प्रेरणा कहां से ली गई है? आयरलैंड जो देश है वहां से। यानी हमारे देश का जो राष्ट्रपति है, भारत का जो राष्ट्रपति है, उसका निर्वाचन कैसे होगा? ठीक उसी प्रकार से होगा जैसे आयरलैंड के राष्ट्रपति का होता है। अब ये निर्वाचन कैसे होगा? तो अनुच्छेद 54 हमें ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो कैसे होता है। ये जानकारी हमें देता है अनुच्छेद 54। और अनुच्छेद 54 में ये बात बताई गई है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष न होकर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा होगा। तो अनुच्छेद 54 हमें राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताता है और निर्वाचन की जो प्रेरणा है वो हमने ली है आयरलैंड से। और इसके अंदर लिखा गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है उसका निर्वाचन जो होगा वो प्रत्यक्ष नहीं होगा बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक निर्वाचक मंडल बनाया जाएगा और वो मंडल अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन करेंगे। और निर्वाचन करने के लिए उसको जो वोट दिए जाएंगे, जो मत दिए जाएंगे, वो कैसे होंगे? प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होंगे।
वो प्रतिनिधित्व करेंगे किसका? जनता का। और जो वोट देंगे वो संक्रमित होंगे। कैसे होंगे? वोट होंगे संक्रमित, और जो वोट दिए जाएंगे वो गुप्त रखे जाएंगे। तो इस प्रकार से हमारे जो राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन होगा। अब हमने यहां पर पढ़ा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे। अब जनता किनको चुनती है? जनता सांसद चुनती है, जनता एमएलए चुनती है, और जनता सरपंच चुनती है, वार्ड पंच चुनती है। तो इस निर्वाचक मंडल में जो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं उसमें कौन शामिल होंगे? तो उसमें शामिल कौन होंगे, इसके बारे में भी अनुच्छेद 54 ही हमें बताता है। और ये बताता है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जो शामिल होंगे उनमें पहला नंबर है संसद के दोनों सदन जो आप जानते ही हो कौन कौन से हैं? राज्यसभा और लोकसभा। संसद के दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। तो एक नंबर पर जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कौन होंगे? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। अब दोनों सदन कौन कौन से? राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं, आगे अपन पढ़ेंगे जो लोकसभा राज्यसभा है उनमें सदस्य किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से सदस्य होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, ये सारी चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। यहां पर अपन पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते वक्त हमें ये मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। और दूसरा नंबर आता है समस्त राज्यों की, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल बनता है उस निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। संसद के दो सदन होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से सभी राज्य, भारत के जो राज्य हैं, भारत के राज्य कितने? 28 जो राज्य हैं। जो विधानसभा है, राज्य में भी दो प्रकार के सदन होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसमें परिषद के सदस्य नहीं, केवल विधानसभा के भी कौन से? निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो ये दो प्रकार के सदस्य होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा लेते हैं। इसके बाद में संविधान में 70वां संविधान संशोधन हुआ। 70वें संविधान संशोधन 1992। संविधान में 70वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में। इस संविधान संशोधन के अनुसार 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार दिल्ली व पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुदुचेरी की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, या राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है चुनाव के लिए उसमें शामिल होते हैं। कौन से? 70वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के जो सदस्य हैं, जो निर्वाचित हैं, वो भी इसमें शामिल
हो सकते हैं। अब जैसे जम्मू कश्मीर को भी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है, तो हो सकता है कि उनको भी शामिल कर दिया जाए और उसके लिए संविधान संशोधन किया जाए। तो आज अपन यही पढ़ेंगे, कल अपन पढ़ेंगे अनुच्छेद 55 से।